हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके कह दीजिएगा सर इसकी जो आगे वाले पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स अभी इसके आप करवा दीजिए। चलिए, इसके अंदर आज हम बात करेंगे संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में। इसके बारे में जो कल्चर से रिलेटेड, संस्कृति आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, वो सारे हमने इसके अंदर अच्छे से डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट चीज़ है वो है रैगे संगीत शैली। तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्या चीज़ है रैगे संगीत शैली, उसके बारे में क्वेश्चन क्या बन सकता है, सारे ही। सबसे पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसको कि यूनेस्को बोलते हैं। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस का जो फॉर्मेशन कब हुई और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए, नीचे कमेंट कीजिए। जिसको पता है वो कमेंट कीजिए, जिसको नहीं पता वो गूगल करके कमेंट कर दीजिए, और बाकी लोग उसके कमेंट्स को कमेंट को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए। रैगे संगीत शैली, रैगे को उन सांस्कृतिक संस्थानों की सूची में जोड़ा गया जो सुरक्षा एवं संरक्षण के पात्र हैं। तो अभी रैगे संगीत शैली है। रैगे संगीत शैली कहाँ की है वो सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताएंगे। इसके अंदर दो क्वेश्चन ये बन सकते हैं, यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन कब हुई, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। चलिए, पृष्ठभूमि, किसका जो बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड की बात करते हैं। प्रत्येक वर्ष यूनेस्को अमूर्त मानव सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में नई धरोहरों को शामिल करता है। अमूर्त मतलब जिनकी कोई मूर्त नहीं होती लेकिन इनको हम फील कर सकते हैं, जैसे कि म्यूजिक। इसकी कोई एक फॉर्मेशन नहीं होती, म्यूजिक कोई सॉलिड चीज़ नहीं है, लिक्विड चीज़ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हम फील कर सकते हैं कि हाँ म्यूजिक हम सुन रहे हैं। तो ये एक अमूर्त संस्कृति है, धरोहर है जो। इस बार जमैका ने इस सूची के लिए अपनी संगीत शैली रैगे का प्रस्ताव भेजा था। तो ये जमैका की है संगीत शैली जिसका नाम है रैगे। तो याद रखिए, जमैका अगर मैच द फॉलोइंग में आएगा तो जमैका किसके सामने आएगा, रैगे के सामने। इसके चयन के साथ अब तक ऐसी 300 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरें सूचीबद्ध हो चुकी हैं। तो टोटल आज तक कितनी हो चुकी हैं, 300। जिसमें बहुत सारे संगीत की धरोहरें हैं, जैसे कि डोमिनिकन का मेरेगवे, स्लोवाक का बैकपाइप और वियतनाम का जुआन। तो ये वियतनाम का जुआन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। सबसे पहले ये बात आती है कि रैगे चीज़ क्या है। रैगे जमैका की एक संगीत शैली है, जमैका याद रखिए, जिसका उद्गम समाज से वंचित लोगों के संगीत से हुआ है। ये लोग मुख्य रूप से पश्चिमी किंगस्टन में रहते हैं। अब यह संगीत वंचितों का संगीत न रहकर सार्वभौम संगीत हो गया है, जिसे विभिन्न लिंग, नस्लें और धार्मिक समूह अपना चुके हैं। तो इसलिए रैगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। रैगे कौन सी कहाँ का है, जमैका का। नेक्स्ट है सांस्कृतिक धरोहर सूची। तो होता क्या है, यह एक प्रतिष्ठित सूची है जिसमें अमूर्त धरोहरें शामिल होती हैं जो कि सांस्कृतिक विरासत की विविधता को दिखलाती हैं एवं इसके महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करती हैं। इसलिए यूनेस्को ने ये जो हेरिटेज, यूनेस्को इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, उसके अंदर इसको शामिल करने की बात कही है। यह सूची 2008 में पहली बार बनी थी जब अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षा संधि लागू हुई थी। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षा संधि कब लागू की गई, तो 2008 के अंदर। अब आपको याद रहेगा, अगर आपको एक बार सुन लिया है, पढ़ लिया है तो याद रहेगा। इस सूची के दो भाग हैं, अमूर्त मानव सांस्कृतिक धरोहर की सूची जो किसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, और दूसरी ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर जिसको तुरंत सुरक्षित करने की आवश्यकता है। एक तो मतलब ये कोई मतलब पिछड़ा हुआ है तो उसकी कोई धरोहर हो, उसको हम यूनेस्को के अंदर शामिल कर देते हैं, या फिर दूसरा जो खत्म होने वाली हो तो उसको यूनेस्को लिस्ट के अंदर हम शामिल कर लेते हैं। तो ये दो मैंने आपको अच्छे से एक चीज़ के बारे में बता दिया, रैगे संगीत शैली। अब इसमें से 4 या 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने डिस्कस कर लिया, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं, आप उसके खुद के नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रसाद योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसाद की फुल फॉर्म देख लीजिए, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एगुमेंटेशन ड्राइव योजना। हाल ही में केंद्र सरकार ने गंगोत्री व यमुनोत्री जो कि उत्तराखंड के अंदर है, अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, पार्सनाथ जो कि झारखंड के अंदर है, को प्रसाद योजना में शामिल किया है। तो अभी कौन कौन सी मतलब कि जो प्रसाद योजना के अंदर शामिल हुए पता होना चाहिए, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड। आपसे क्या होगा, वो ऑप्शन के अंदर बिहार भी डाल देगा, फिर कहेगा केवल एक, केवल दो, एक, दो और तीन। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके पश्चात प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किए गए स्थानों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। तो अभी 5, 1 मतलब 1, 2, 3, 4 नए स्थान जोड़ दिए गए हैं, तो अभी 41 हो गई है। पहले है क्या था, यह 41 स्थान 25 विभिन्न राज्यों में शामिल किए गए हैं, तो 25 स्टेट से ये लिए गए हैं। तो ये ऑप्शंस के अंदर आ सकता है प्रसाद योजना के बारे में, जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये योजना है किस बारे में, क्या है ये योजना। इस योजना को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, तो किसने लागू किया इस योजना को,
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों का विकास योजनाबद्ध तथा प्रमुखता से करना है। इस योजना के तहत धार्मिक पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है, इसका टारगेट क्या है? धार्मिक पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन में वृद्धि करना। अब यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, धार्मिक स्थल देखते हैं, तो उनको अगर हम धार्मिक स्थलों को अच्छा से बना देंगे, उनको पर्यटन स्थल बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए लोग घूमने आएंगे, तो वहाँ पर रोजगार सृजन होंगे, रोजगार उत्पन्न होंगे। धार्मिक स्थलों में आधारभूत संरचना का विकास करना, स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प तथा भोजन इत्यादि को बढ़ावा देना। जैसे कि पंजाब के अंदर आप लोगों को पता है कि जो पंजाब का खाना है, सरसों का साग और मक्के की रोटी, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वो क्या है, वहाँ के पंजाब को शो करती है। आपको पता है, कहीं पर भी आप देखो तो मक्के की रोटी और सरसों का साग जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, पंजाब का खाना माना जाता है। इसी तरह से इसका ये काम है प्रसाद योजना का। इस योजना के तहत सड़क, रेल, जल मार्ग, एटीएम तथा मनी एक्सचेंज इत्यादि जैसी आधारभूत सुविधाओं को विकास किया जाएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण मैत्री यातायात मार्ग, रोशनी के लिए नवीनीकरण योजना के स्रोत का उपयोग, पेयजल, पार्किंग, शौचालय, वेटिंग रूम, फर्स्ट एड केंद्र, कैफे, वर्षा आश्रय, इंटरनेट सुविधा आदि इसके अंदर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आपको ये सभी स्कीम्स, ये सभी चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। ये देख लीजिए, स्वदेश दर्शन एंड प्रसाद स्कीम। तो इसकी फंडिंग कौन करता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ सकता है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय राज्यों को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता CFA प्रदान करता है। सार्वजनिक कार्य के लिए केंद्र सरकार 100% फंडिंग करती है। ये मत भूलिए कि 70-30 वाला जो है, या फिर 60-40 वाला, या फिर 75-25 वाला, इसके अंदर कुछ नहीं है। जो प्रसाद के अंदर 100% जो है फंडिंग है, वो सेंटर से आ रही है, केंद्र सरकार से आ रही है। लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तथा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। तो ये भी भूलना नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट था प्रसाद के बारे में, जो भी हमने बता दिया। नेक्स्ट है पाइका विद्रोह। अब पाइका विद्रोह हिस्ट्री से है, लेकिन अभी भी करंट अफेयर के अंदर भी चल रहा है। तो इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो जरूर याद रखिए। अब ऐसा नहीं है कि सर आप मतलब कि करंट अफेयर करवाते करवाते हिस्ट्री में पहुंच गए, मतलब सारी चीज़ें आपस में लिंक हैं, इसलिए तो मैं आपको सारी चीज़ें करवा पा रहा हूँ कि आपस में लिंक हैं। चलिए, पाइका विद्रोह की पहले हम बेसिक बात करेंगे कि इसका कारण क्या है, क्या चीज़ें, इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। संदर्भ, भारत सरकार पाइका विद्रोह की याद में एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट निर्गत करने की योजना बना रही है। तो इसके लिए पाइका विद्रोह के लिए क्या क्या चीज़ें, दो चीज़ें हैं, एक स्मारक सिक्का और दूसरी एक डाक टिकट। याद रखिए, सीधा ऑप्शन में ये स्टेटमेंट मिलेगी आपको। पाइका विद्रोह है क्या? 200 वर्ष पहले 1817 के अंदर पाइका विद्रोह 1817 के अंदर हुआ है, जरूर याद रखिए। ये आपको हिस्ट्री के अंदर मैच द फॉलोइंग में मिलेगा, या फिर किसी तरह ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ओडिशा राज्य के खुर्दा में सैनिकों का एक विद्रोह हुआ था। पाइका विद्रोह एक सैनिक विद्रोह है जो कि ओडिशा राज्य के अंदर हुआ था, जिसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु, जिसको विद्याधर महापात्र ने किया था। इस विद्रोह को पाइका विद्रोह कहते हैं। अब इसको पाइका विद्रोह क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं। ओडिशा के पारंपरिक जमींदार सैनिकों को पाइका कहा जाता था, जो कि पारंपरिक जमींदार सैनिक थे, उनको पाइका बोलते थे। उन्होंने ये विद्रोह किया था, इसके लिए इसका नाम पाइका विद्रोह पड़ गया। इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। जब 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस राज्य के अधिकांश भाग को कब्जे में ले लिया था, तो खुर्दा के राजा का प्रभुत्व समाप्त हो गया और इसके साथ पाइका जनों की शक्ति। अब जन क्या होता है फ्रेंड्स, नीचे कमेंट करके बताइए, नहीं पता तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा। इसमें पाइका जनों लिखा हुआ है। शक्ति और प्रतिष्ठा में भी गिरावट आ गई। अंग्रेज लोग इस आक्रामक और योद्धा लोगों से चिंतित रहा करते थे और इसलिए इसको रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने वॉल्टर एवर के अंदर एक आयोग का गठन किया। तो एक बहुत मतलब कि ब्रेव लोग थे जो पाइका थे। इस आयोग ने सुझाव दिया कि पाइका जनों के पास जो लगान रहित पैतृक भूमि दी गई है, उसे ब्रिटिश शासन अपने कब्जे में ले ले, तो इससे क्या हो जाएगी, उसकी जो है पावर वो कम हो जाएगी, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं आएगा। इस सुझाव का कठोरता से पालन किया जाने लगा। इस पर पाइका लोगों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह के लिए कुछ अन्य कारण भी थे, जैसे नमक के मूल्य में वृद्धि करना, कर के भुगतान के लिए दिए जाने वाली कौड़ी मुद्रा को समाप्त करना और भूमि लगान को वसूलने के लिए अपनाई गई शोषणकारी नीति भी। नेक्स्ट, विद्रोह के आरंभ में कंपनी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, परंतु मई 1817 के अंदर तक विद्रोह को दबाने में सफल रही। तो पाइका विद्रोह खत्म कब हुआ था? 1817 के अंदर ये खत्म हो गया था। कई पाइका नेताओं को फांसी दे दी गई और अथवा देश निकाला दे दिया गया। 8 वर्षों के बाद जंगबंधु ने भी 1825 में आत्मसमर्पण कर दिया था। पहले जंगबंधु नहीं पकड़े गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट था पाइका विद्रोह के बारे में। पाइका विद्रोह के बारे में जो भी 5 से 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैंने सारे बता दिए। अगर आप इसको नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। नेक्स्ट है ललित गिरी बौद्ध स्थल, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है।
सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। ओडिशा राज्य के ललितगिरी नामक, तो ललितगिरी नामक स्थान ये कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर है। बौद्ध स्थल में एक पुरातात्विक संग्रहालय का अनावरण किया गया है। कौन से जिले के अंदर किया है? कटक जिले में। वह संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भुवनेश्वर अंचल का तीसरा संग्रहालय होगा। इसके पहले रत्नागिरी और कोणार्क में ऐसे संग्रहालय पहले से चल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये जो ललितगिरी बौद्ध स्थल है ये तीसरा संग्रहालय है। इससे पहले दो कौन कौन से हैं? रत्नागिरी, कोणार्क। तो सीधा ही आ सकता है कि इनमें से कौन सा उड़ीसा के अंदर नहीं है। चौथा कोई ऑप्शन में और डाल सकता है, आपको पता होना चाहिए रत्नागिरी, कोणार्क और ललितगिरी, ये तीनों कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के अंदर है। ये है क्या चीज? ललितगिरी उड़ीसा राज्य का एक प्रमुख बौद्ध संकुल है जहाँ पर 3 बड़े स्तूप, गोपनीय बुद्ध प्रतिमाएं और विहार हैं। तो जिनको नहीं पता विहार क्या होता है और ये स्तूप क्या होता है वो पूछ सकते हैं सर नीचे की, सर हमें डिटेल से बताइए, तो मैं आपको फिर वो भी लेक्चर्स प्रोवाइड कराने शुरू कर दूंगा, क्योंकि हिस्ट्री से लिए गए सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री करना चाहते हैं तो भी हम शुरू कर देंगे। अभी करंट अफेयर क्लास है, हम जो टॉपिक से भटकते नहीं हैं। यह इस क्षेत्र के प्राचीनतम स्थलों में से एक है। इसके आसपास ही 2 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी और उदयगिरी हैं। कहा जाता है कि ये तीनों स्थल पुष्पगिरी विश्वविद्यालय के अंग थे, जो पुष्पगिरी नामक पहाड़ के शीर्ष पर स्थित थे। तो पुष्पगिरी पहाड़ कहाँ पर है? कौन से राज्य के अंदर है? ओडिशा के अंदर आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो नोट्स बना रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जो नोट्स नहीं बना रहे हैं वो फिर भूल जाएंगे, तो आपकी मर्जी है। इन तीनों संकुलों का वज्र त्रिकोण क्या होता है? डायमंड ट्रायंगल भी कहते हैं, क्योंकि वज्रयान अर्थात तांत्रिक बौद्ध धर्म का अभ्यास किया जाता था। ललितगिरी में खनन करने के दौरान 4 विहारों के अवशेष मिले, जो दर्शाते हैं कि यहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधियां मौर्योत्तर काल से 13वीं शताब्दी तक चली रही हैं। चलिए, यहाँ पर एक महास्तूप भी है जिसके बारे में धारणा है कि इसके अंदर रखे एक मंजूषा में बुद्ध भगवान के शारीरिक अवशेष विद्यमान है, अभी तक भी वहां पर बने हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या है? धारणा है, किसी ने देखे नहीं है, कोई किसी चीज का प्रूफ नहीं है। नेक्स्ट, धरोहर गोदलो परियोजना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। तो संदर्भ में हाल ही में सांस्कृतिक मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने भारत पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के साथ मिलकर धरोहर गोदलो परियोजना का प्रारंभ किया। अब संस्कृति मंत्रालय ठीक है, पर्यटन मंत्रालय ठीक है, लेकिन भारतीय पुरातन सर्वेक्षण ASI के बारे में आपको पता होना चाहिए, आर्कियोलॉजिकल साइट सर्वे ऑफ इंडिया। तो पहले तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई? 1861 के अंदर हुई थी। ASI काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1861 जरूर याद रखिए। और दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सीधा ही कि भारतीय पुरातन सर्वेक्षण का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर, मुख्यालय कहाँ पर और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी। नेक्स्ट, इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न प्राकृतिक सांस्कृतिक धरोहर स्थलों, स्मारकों और अन्य पर्यटन स्थलों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है। तो ये योजना का उद्देश्य है, याद रख लीजिए, कई बार आ सकता है सीधा स्टेटमेंट के अंदर। परियोजनाओं में विभिन्न पर्यटन सुविधाओं के विकास का काम निजी क्षेत्र की कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और व्यक्तियों को सौंपने की योजना है। नेक्स्ट, इस परियोजना का उद्देश्य सभी भागीदारों के बीच तालमेल को विकसित करना है। इस संदर्भ में भारत सरकार ने रिसबर्ड टेक्नोलॉजीज, याद रखिए कंपनी है रिसबर्ड टेक्नोलॉजीज नामक कंपनी के साथ धरोहर गोदलो परियोजना के तहत एक समझौता किया है, जिसके माध्यम से इस कंपनी को 5 सुविख्यात स्थलों के लिए गतिशील सर्वे मार्गदर्शन ऐप का निर्माण करने को कहा गया है। चलिए मैं आपको 5 बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। इसके लिए जिन 5 विख्यात आइकॉनिक स्थलों का चयन किया गया वो देख लीजिए। राजस्थान के अंदर है आमेर किला, असम के अंदर है काजीरंगा, और राजस्थान का आमेर किला देखने लायक है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मतलब डेकोरेट किया होता है। आप नाइट शो देखेंगे तो यार आप मतलब सोचेंगे कि यार पता नहीं मैं कहाँ घूम रहा हूँ, मतलब फॉरेन में ही आ गया हूँ मैं। तो जिन्होंने देखा हुआ दा गुड, वेरी गुड, वो नीचे कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमने देखा हुआ आमेर किला रात को राजस्थान का। जिन्होंने नहीं देखा हुआ वो देख लीजिए। असम काजीरंगा मैंने यार खुद नहीं देखा हुआ है। गोवा कोलवा समुद्र तट, केरल कुमारा कोम, और बिहार के अंदर महाबोध मंदिर। तो देखा हुआ या नहीं देखा हुआ वो बात नहीं है, बस ये 5 याद कर लो, मैच द फॉलोइंग में पता होना चाहिए। राजस्थान के अंदर आमेर किला है, असम के अंदर काजीरंगा है, गोवा के अंदर कोलवा समुद्र तट है, केरल के अंदर कुमाराकोम है और बिहार के अंदर महाबोध मंदिर है। वो सीधा आपसे ये 5 लिखेगा और कहेगा कि मैच द फॉलोइंग में कौन सा सही मिलान नहीं है। गोवा के सामने वो कुछ और लिख देगा, कोंकण तट लिख देगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए किसके सामने क्या चीज़ है, क्या चीज़ सही मिलती है। और इसमें है पृष्ठभूमि बैकग्राउंड, धरोहर गोदलो योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस
27 दिसंबर 2017 को आरंभ की गई। तो आपको एक और क्वेश्चन बन गया यहाँ से, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। यह परियोजना पर्यटन मंत्रालय ने सांस्कृतिक मंत्रालय एवं भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के साथ सहयोग कर तैयार की है। इस परियोजना के अंदर देश के धरोहर स्थलों, स्मारकों एवं अन्य पर्यटन स्थलों को निजी क्षेत्र की तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और व्यक्तियों को वहां पर्यटन सुविधाओं के लिए विकास के लिए सौंपा जाता है। नेक्स्ट है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। धरोहर गोदलो परियोजना इसलिए बनाई गई, विभिन्न धरोहर स्थलों पर पर्यटनों से जुड़ी आधारभूत संरचना को चलाने में भारतीय प्राथमिक सर्वेक्षण और अन्य सरकारी निकायों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि धरोहर गोद लो ये योजना हमने क्यों अपनाई। और फ्रेंड्स, जैसे कि ताजमहल है, वहाँ से इनकम आ रही है, वहाँ से इनकम आकर वहाँ पर लोग लगा रहे हैं, ठीक है, ताजमहल को लोग बाहर से देखने आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी धरोहर है जो मतलब कि उनके पास रख रखाव के पैसे नहीं है, वो अट्रैक्टिव नहीं दिखती, तो लोग वहाँ पर घूमने नहीं जाते वहाँ पर, सैलानी नहीं जाएंगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। तो इसलिए क्या किया, इसको किसी कंपनी को ठेके पे देने का सोच लिया कि ठीक है, वो कंपनी पहले उसको बनाए, उसको रखे अच्छे से कि हाँ इंडिया को रिप्रेजेंट करे, लोग बाहर से देखने आए, देखने के बाद जो है जो पैसा आएगा उस इनकम से कंपनी पहले अपना जो खर्चा है वो पूरा कर ले, और बाकी उसके बाद बनाकर वो इंडिया को जो हमारी जिसको भी प्रोवाइड कराना वो प्रोवाइड करा सकते हैं। वो ठेका 5 साल के लिए या फिर जो एक फिक्स टर्म के लिए ठेका कंपनीज को दिया जा रहा है। परियोजना की मूल भावना यह है कि यदि निजी कंपनियों को स्थलों में पर्यटकों की सुविधा के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं का निर्माण, संचालन एवं सुधारण कर दिया जाए तो आशा है कि इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों को अच्छा खासा बढ़ावा मिलेगा। और जब अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन यहाँ पर लोग घूमने आएंगे तो फिर अच्छी खासी इनकम होगी, यहाँ से टूरिज्म से काफी जो है पैसा आएगा। नेक्स्ट है, अंडमान के 3 द्वीपों के नाम बदले गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 3 द्वीपों के नाम याद रख लीजिए और बदल कर क्या रखे गए वो याद रख लीजिए। तो ये 28 दिसंबर की न्यूज़ है। हाल ही में अंडमान के रोस, नील तथा हैवलॉक द्वीप, ये तीनों जरूर याद रखिए यार, भूलना नहीं है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। रोस, नील और हैवलॉक द्वीप का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रोस का नाम नेताजी सुभाष चंद्र है, नील का नाम शहीद द्वीप है और हैवलॉक का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। इस नाम परिवर्तन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को अंडमान की यात्रा के दौरान की गई थी। 30 दिसंबर को नेताजी अंडमान यात्रा के 75 वर्ष पूरे हुए थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी वहाँ पर अंडमान यात्रा गए थे, वो 75 साल पूरे हुए, इसलिए मोदी जी वहाँ पर गए थे। इसके मुख्य बिंदु जो याद करने लायक है, जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है, नेताजी सर्वश्री आनंद मोहन सहाय, कैप्टन रावत, एडीसी तरह कर्नल डीएस राजू के साथ 29 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर गए थे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेताजी ने इंडियन नेशनल आर्मी जनरल एडी लोगनाथन को इन द्वीपों का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो नेताजी ने किसको किया था? एडी लोगनाथन को, जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने इन द्वीपों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया था। कब फहराया था झंडा? 30 दिसंबर 1943 को। नेताजी मानते थे कि पोर्ट ब्लेयर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने वाला पहला क्षेत्र है। स्टेटमेंट आ सकती है कि नेताजी क्या मानते थे, या फिर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने वाला पहला क्षेत्र कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। नेताजी ने अंडमान व निकोबार के अंदर द्वीप समूह का नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखने का सुझाव दिया था। तो ये फ्रेंड्स, ये जो पूरे क्वेश्चंस हैं ये संस्कृति से, आर्ट एंड कल्चर से मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट जो इसका हम करवाएंगे वो संविधान एवं राज्य व्यवस्था का करवाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जल्दी से नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड कराइए तो कमेंट्स के नीचे लाइन लगा दीजिए कि हाँ सर आप हमें जल्दी से जल्दी ये करवाएं, ताकि हम करेंगे। संविधान एंड राज्य व्यवस्था काफ़ी लंबा चैप्टर हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, काफ़ी बिल्स के बारे में डिस्कशन की गई है, काफ़ी जो नई नई चीज़ें जो न्यूज़ के अंदर रही हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जल्दी से जल्दी इसको करवा दिया जाए, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं कि सर हम यूपीएससी एज वेल एज हरियाणा सिविल सर्विसेज या फिर यूपीएससी के साथ साथ किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मुझे पता चलना चाहिए कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर मैं वो सारी चीज़ें इसकी वीडियो के अंदर डाल दिया करूँगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए मुझे कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसका नेक्स्ट पार्ट कब चाहते हैं जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।